पिंक सिटी में हो रहे भाजपा के 3 दिवसीय महामंथन में अलग अलग सत्र रखे गए हैं, जिनमें देश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा होगी। हर बूथ पर पार्टी को सशक्त बनाने और मजबूती पर चर्चा के साथ मोदी सरकार की 30 मई को 8वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा शामिल है। पीएम मोदी भी इस महामंथन के उद्घाटन सत्र को 20 मई को वर्चुअली संबोधित करेंगे, जिसमें पीएम मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ ही नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। 3 दिवसीय इस मंथन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा करीब 150 नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में जो देश की राजनीतिक स्थिति है उसकी भी चिंतन होगी। हमारा संगठन सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बने, हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी और सशक्त हो और मजबूत हो, इसके बारे में भी चर्चा होगी। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गांव गरीब किसान हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इनके लिए जो उन्होंने काम कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाकर के घर घर तक पहुंचाना और चर्चा करना, इसके बारे में भी चर्चा होगी। उधर कांग्रेस भी उदयपुर के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में हुए फैसलों को धरातल पर उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। इसी कड़ी में कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें पार्टी की तरफ से 1 और 2 जून को कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जबकि 11 से 14 जून के बीच शिविर में पारित प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके अलावा 9 अगस्त को जिला कांग्रेस 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेगी। 15 अगस्त तक पीसीसी स्तर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके बाद 2 अक्टूबर से पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस के चिंतन के बाद बीजेपी के इस महामंथन पर सीएम गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग घबराए हुए हैं, ऐसे में ये लोग यहाँ अब अपना कुनबा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हमारा चिंतन शिविर की घोषणा हुई उदयपुर के अंदर और साथ साथ में इनके चिंतन शिविर आ गए जयपुर के अंदर, इतने घबराए हुए लोग हैं। ये घबराहट का नतीजा है कि आज ये कुनबा इकट्ठा हो रहा है। तो ये कुनबा इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि घबरा गए हैं। इसलिए आप समझ सकते हो, मुझे लगता है इस बार जनता फैसला करेगी कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाए। मुझे लगता है क्योंकि ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं है। कांग्रेस के चिंतन के बाद बीजेपी के इस महामंथन से साफ है कि दोनों ही पार्टियां अब चुनावी मोड में आ गई हैं। राजस्थान में वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें भाजपा सत्ता वापसी का सपना संजो रही है, जबकि वर्ष 2024 में आम चुनाव में कांग्रेस केंद्र में सत्ता पाने की राह देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर का मुद्दा मरुदरा की सियासत। बेशक प्लेटफॉर्म मरुदरा का हो, लेकिन सियासत राष्ट्रीय स्तर की है। नवसंकल्प शिविर के बाद 3 दिवसीय भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नड्डा पहुंच चुके हैं और हर कोई जानता है कि बेशक राजनीतिक दल कहीं चाहे कुछ भी की जनसेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सेवा के माध्यम से ही मेवा मिलेगा। और वही सारी कवायद इसी बात को लेकर की जाती है। कोई एक दल नहीं और कहीं भी क्यों ना, सियासत होती इसी बात के लिए है। जो सियासी हुक्मरान बनने की कोशिश करते हैं वो प्लेटफॉर्म वही अपनाते हैं, लेकिन जायज है, वो संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है। खैर चलिए, नड्डा साहब 3 दिन गुलाबी नगर के धरा पर, 2 दिन वो रहेंगे और 3 दिन उनके साथी जो कार्य समिति के लोग हैं पूरे देश भर से यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उनके साथ वो चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव, मैं थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा कि सेवा भाव से अपनी स्थिति को जनता के बीच जाहिर जरूर करना चाहेंगे दोनों ही, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी 30 मई से एक सेवा सप्ताह मनाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल को पूरा कर रहा है। वहां से जनता के बीच जाएंगे, गरीब कल्याण की योजनाएं और जनता के बीच जाकर के फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार करेंगे। वो बूथ स्तर तक जाएगा। इसी तरह से कांग्रेस ने भी नव संकल्प के बाद में बहुत सारी चीजें तय की हैं। 2 अक्टूबर से तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन 1 और 2 जून को डीसीसी और पीसीसी स्तर पर
चर्चा की जाएगी, कॉन्फ्रेंसेज होंगी और उसके बाद 11 से 14 जून तक तय किया जाएगा कि जो नवसंकल्प शिविर में चीजें आई हैं उनको कैसे क्रियान्वित हो, उनकी एआईसीसी उसकी मॉनिटरिंग करेगा। खैर चले 9 अगस्त को 75 किलोमीटर, क्योंकि आजादी का हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ है, तो तब 9 अगस्त को आपको 75 किलोमीटर की यात्रा करनी है पीसीसी के स्तर पर। बहुत सारी चीजें हैं और ये जनता के बीच जाएंगे भी सब। लेकिन अगर बात राजस्थान की की जाए तो राजस्थान में थोड़ा अर्ली हो रहा है। हर कोई पूछता है कि चुनाव कब है, बताया जाता है कि नवंबर मई में या दिसंबर फर्स्ट वीक में होंगे 2023 में। तो फिर उनका कहना होता है कि बहुत जल्दी नहीं है, कभी ऐसा देखा नहीं। 2-3 महीने पहले तो हम चुनाव प्रचार देखते हैं, लेकिन अभी से इस भीषण गर्मी के बीच में नेता चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। कर बैठे भी क्यों, सत्ता चीज ही ऐसी होती है। तो चलिए इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ सिंह जुड़ रहे हैं, भाजपा से हमारे साथ मदन प्रजापति जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से हमारे साथ भरत कुमार जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। प्रजापति जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष जयपुर पहुंच चुके हैं और जो भी कार्य योजना पहले से ऊपर से तय होती है उसी को यहाँ पे अंतिम उस पर मोहर लगा करके भविष्य के क्रियान्विति तय की जाएगी। उसको लेकर के देखिए, पार्टी के नेता आते हैं तो निश्चित रूप से वो रूट लाइन बनती है, कार्यकर्ता स्वागत करते हैं, कार्यकर्ता को झलक पाने के, कार्यकर्ता अपने नेता की झलक पाकर के बहुत खुश हो जाता है, ये होता है। और यही कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान और जुनून होता है जो पार्टियों को कहीं भी पहुंचा सकता है। अगर नाराजगी है तो गर्त में भी पहुंचा सकता है और कॉन्फिडेंस है तो आगे भी बढ़ा सकता है। नेता केवल एक चेहरे होते हैं, बाकी काम कार्यकर्ताओं को ही करना होता है। आप लोग 30 मई से ये करेंगे। कांग्रेस का ये कहना है कि काश बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई पे भी चर्चा करे कि लोगों से जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि उनके चूल्हे कैसे चल पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो हमारा चिंतन शिविर है, एक राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठकें होती है वो हर 3 महीने में होती है। तो कार्यकर्ताओं से, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, संवाद होता है, कार्यकर्ताओं से मिलना होता है और नई और पुरानी रणनीति, पहले हमने क्या किया उसका विश्लेषण होता है और नया हम क्या करेंगे, क्या बदलाव करेंगे और किस तरीके से संगठन को चलाना है, उसके ऊपर चर्चाएं होती है। तो नया ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जगह यह है कि राजस्थान है। दूसरी चीज, कांग्रेस जो कह रही है, आप मानिए बिल्कुल सही है। कांग्रेस को तो पूछना चाहिए। यहाँ राजस्थान में संकल्प इन्होंने किया था, 3 दिन का चिंतन शिविर किया था उदयपुर के अंदर। राजस्थान महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, आज आपने देखा है कि पहले रीट का पेपर नीलाम हुआ, उसके बाद में कांस्टेबल का पेपर नीलाम हो गया। महिलाओं की स्थिति क्या है, युवाओं की स्थिति क्या है, किसानों की क्या है, दलितों की क्या है और किस तरीके से राजस्थान आज अराजकता की उसमें आ गया है। और आप देखेंगे क्राइम रेट जो किस तरीके से बढ़ गई है, किस तरीके से खुले में आज जो है लोग गोलियां मार दी जाती है। तो ये सारी परिस्थितियां तो मुख्यमंत्री जी को इनके चिंतन शिविर में करना चाहिए था। और तीसरी चीज जो मैं आपको बता दूं, निवेदन करूं कि हम लोग को क्या है कि आपने कहा कि जैसे चुनाव अभी टाइम, हम चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं। चुनाव हमारा एक प्रोग्राम है, राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव हम लड़ने जाएंगे तो उसी से तय होता है। लेकिन हम जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में रहते हैं और उसके लिए 5 साल तक भी रहेंगे, साल भर रहेंगे, 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। चुनाव आए इसलिए चिंतन शिविर करने राजस्थान नहीं आए। आप देखे होंगे जैसे प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश का चुनाव आया था, जब बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देके उत्तर प्रदेश रोज जाती थी। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में कितनी बार उत्तर प्रदेश गई हैं प्रियंका जी। और राजस्थान की जनता से त्रास थी। यहाँ पे एक अलवर में बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार हुई, प्रियंका गांधी जी ने कुछ नहीं बोला। वो आई जब भी कई घटनाएं हुई। आज राजस्थान के युवाओं का जो पेपर लीक हो रहा है उसके ऊपर बात हुई, उनपे किसी तरीके का कोई नहीं बोला। और चुनाव के लिए काम करना है और केवल राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए मैदान में। मेरी एक सवाल जरूर होगा, 2 बातों को लेकर के कोई दावा कर सकता है। एक तो कानून व्यवस्था में कि बिल्कुल कोई महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ नहीं होगी, एक दूसरा फुल प्रूफ एग्जामिनेशन की। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का उदाहरण, उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है 17 परीक्षाएं रद्द हुई है वहां पे, मालूम है आपको ये बात? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई आईना दिखा रहा हूं कुछ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसे हमारे सामने एक नासूर बनते जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल चश्मे से आप बीजेपी ना देखें ना कांग्रेस देखे, ये देखे कि इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास में। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गली मोहल्ला घर, नहीं मैं आपकी आप ये बताइए, कोई सरकार आज नहीं कल आपकी भी आएगी। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई वहां का एसपी एक घर में जाके बैठ सकता है। आपको मालूम होगा एनसीआरबी के आंकड़े क्या चौंकाते हैं। 75% लोग वो जाहिल हैं जो परिचित है किसी न किसी माध्यम से, नजदीक के रिश्तेदार हैं, किस किस के पास में बैठेंगे। तो ये एक ऐसा सवाल है कि आप लोग चाहे चिंतन करें, ये चाहे नव संकल्प करें, लेकिन ये ऐसी गंभीर बीमारियां हमारे यहाँ पे
कहूं कि एक विकृति जो कहूं, इसको मानसिक विकृति, ये ऐसा घर कर रही है कि इसे राजनीति की बजाय हमें सोशल क्रूति के रूप में देखना चाहिए कि साला हो क्या रहा है। कोई बच्ची कहां फ्री नहीं, आज कोई भरोसा करके टीचर के पास में भेजता है 11 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, वहां कौन रहेगा? सरकार ज्ञान दे रही है उनको कि नहीं नहीं आप तो छेड़ी, हम बैठे हुए हैं। कहना बहुत सहज है, कभी आप लोग गहराई में जाकर के देखिए कि वास्तव में हो क्या रहा है। कोई रोक सकता है इसको? नहीं, मैं आपकी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोक नहीं सकता, पर लेकिन इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? केवल धरने प्रदर्शन से खत्म हो जाएगा ये? मैं यही कह रहा हूँ। अगर ये उत्तर प्रदेश में आपकी घटनाओं के खिलाफ धरना देते हैं, आप यहाँ देते हैं, खत्म हो रहा है इससे? केवल बस पार्टी चमकाने के लिए? नहीं, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये चीजें नहीं होती, लेकिन इसकी गंभीरता हमको समझनी पड़ेगी। गंभीरता ऐसे समझनी पड़ेगी जी कि आज इनके जो नेता है वो सदन में खड़े होकर ये कह देते हैं कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि ये तो मर्दों की धरती है, तो आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हो। और करौली के अंदर दंगा इसलिए हो जाता, दंगाई राम मंदिर निकलता तो इसलिए कहते हैं कि वो तो भड़काऊ भाषण दे रहे थे या भड़काऊ नारे लगा रहे थे। बात सुनिए आप, तो ऐसी चीजें, एक बात सुनिए, क्या गजब का मुद्दा निवेदन कर दूं है। आप। नहीं, आप मेरी बात सुनिए प्रजापत जी, कि इससे लगता है कि हमारी राजनीति किस स्तर तक जा रही है। हमने तो सतीश पूनिया जी ने बजट के दरमियान ये कह दिया कि भाई काली दुल्हन को आपने मेकअप कर दिया। अब वो होता है पहले, आज नई बात आज पकड़ लेते हैं लोग सोशल मीडिया में। भैरव सिंह जी शेखावत साहब का वक्त या उनसे पहले के जो नेता थे, तो जो इस तरह के कहावत और मुहावरे खूब चलते थे, जनता के बीच चलते थे। कभी कोई इतना उनका मजमून समझ जाते थे कि इनकी कोई गलत नियत नहीं है। ऐसे ही धारीवाल जी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, उसके बाद में अभी भी आप लोग उसको घसीटते ही जाओगे। अभी तो ये करिए आप कि ये गंभीरता बता रहा हूं, मैं घसीट नहीं रहा हूं, मैं विषय की गंभीरता बता रहा हूं। और दूसरी गंभीरता इससे भी बता रहा हूं कि आज जितने भी विधायक है और जितने मंत्री हैं उनकी स्थिति देख लीजिए। आपने भी जो पकड़े गए विधायक, अभी नमक व्यापारी के अंदर विधायकों के नाम आ रहे हैं। अभी यहाँ जयपुर के महेश जोशी जी, उनके बेटे का बलात्कार के अंदर नाम आ रहा है। आपके जो चिंतन मलिंगा जी जो थे, आपके चिंतन में यही होगा नहीं, महेश जोशी के बेटे ने बलात्कार किया, उसका क्या इलाज किया जाए? मेरे चिंतन में विषय दूसरा है। जो आप कह रहे हो कि गंभीरता, मैंने आपके उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आपने कहा कि कानून व्यवस्था या इस तरीके की बातें जो होती है, मैं उसकी चिंतन, जो मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि हमारा जो चिंतन हो रहा है वो चिंतन हो रहा है जो हमने पहले कार्यक्रम बनाए थे उन कार्यक्रमों में कितना प्रतिशत हुआ और नई रणनीति क्या होती है। एक कार्यकर्ताओं से संवाद होता है, हम जनता के बीच में चुनाव के लिए नहीं जाते हैं। चलिए वापस आ रहा हूं आपके पास में। खैर देखिए, चाहे कोई खारिज करे, आप खारिज करें, चाहे भरत जी खारिज करें कि हम जनता के बीच चुनाव के लिए नहीं जाते हैं। ऐसा तो कोई चैरिटी कोई पार्टी नहीं चलाती, सब जनता के बीच सिर्फ एजेंडा एक ही होता है, वो चाहे गरीब के घर खाना खाने का हो या दलित को गले लगाने का हो। उसके बाद में ये बात अलग है कि बगल में बैठा व्यक्ति फट से परफ्यूम लगा देता है। ये सब एजेंडे इसी से चलते हैं कि हमें वोटर को प्रभावित कैसे करते हैं मालूम भी नहीं होगा उन नेताजी को, कोई पार्टी का हो। राहुल गांधी जी चाहे 12 में जाके शहरियों के बीच में रात बिताते हैं, उनको मालूम भी नहीं होगा कि उस झोपड़ी में क्या हो रहा हो। अमित शाह साहब दलित बस्ती में जाके खाना खाते होंगे, किसी ने पूछा भी नहीं होगा कि तेरे वृद्ध माँ के उस समय खांसी चल रही थी, उसका इलाज हुआ कि नहीं हुआ, कोई नहीं पूछता है। सिर्फ उस वक्त वो थाली चमकनी चाहिए और चेहरे चमकने चाहिए, उसके अलावा कुछ एजेंडा नहीं होता है। ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का ये बहरूपियापन है, इससे थोड़ा बाहर जरूर आना पड़ेगा, इस पर चिंतन भी करना चाहिए। भरत जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। नड्डा साहब आए हैं, निश्चित रूप से मैं, आप लोग जब कहते हैं तो मुझे कुछ कहना, रिएक्ट करना पड़ता है। मैं तो इसको गलत नहीं मानता हूं कि राजनीतिक दल है, निश्चित रूप से सत्ता प्राप्ति के लिए करेंगे, इसमें क्या गलत कर रहे हैं, मैं इसे गलत भी नहीं मानता, रूट लाइन आपकी। लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं हमारा एजेंडा ये नहीं है, एजेंडा वही है, उसे क्यों खारिज कर रहे हैं आप लोग? नड्डा साहब आए हुए हैं, नड्डा साहब पूरी कोशिश करेंगे कि पिछली बार 2.25 लाख वोट कम मिले हैं, 1,72,000, अब की बार पूरी मुस्तैदी के साथ में उसे हम पाट सकें और वापस से सरकार बना सकें। यह चुनौती आपके सामने है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां कांग्रेस गवर्नमेंट में रही हुई है पहले, लेकिन अब नहीं है। अब आपके पास में 2 राज्य जो इनमें 2013 में चुनाव होगा, अगर ये राज्य भी आपके हाथ से चले जाते हैं तो एक बार के लिए कांग्रेस का सत्ता रूपी सूर्य अस्त हो जाएगा। अब उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी है और ये सूर्य अस्त हो आप लोगों का, उसके लिए चिंतन शिविर में पूरी तरह से गहरी पैठ के साथ चर्चा की जाएगी। योगेश जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि उदयपुर में जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ वो देश और देश की जनता के लिए था, और अभी जेपी नड्डा जी साहब भारतीय जनता पार्टी जो चिंतन शिविर कर रही है वो सत्ता पाने के लिए है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, चलिए भरत जी मैं रोकूंगा नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मैंने पहले भी कहा सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने नवसंकल्प नहीं लिए कि हम वापसी, आपके हर नेता ने कहा कि हम राजस्थान में रिपीट करेंगे, 2024 के अंदर हम सत्ता में आएंगे, तो इसमें बीजेपी क्या गलत कर रही है?
देखिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो अभी आपको यही बताना चाहता हूं कि ये जो चिंतन हो रहा है वो सच में मैं यही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। इनको चिंतन बहुत पहले कर लेना चाहिए था। 30 मई से जब जाएंगे ना लोगों के घरों में तो इनको माफी मांग लेनी सीख लेनी चाहिए। और मैं इनके संगठन के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि कल प्रधानमंत्री जी वर्चुअल संबोधन कर रहे हैं, उस वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री जी को एक बार ये अवश्य कह दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी आप बड़े बड़े जुमले और बड़े बड़े झूठे वादे तो कर जाते हैं, लेकिन उन वादों को जब आप पूरा नहीं करते तो जनता के बीच में कार्यकर्ताओं को जाना पड़ता है, नेताओं को जाना पड़ता है। आप देखिए युवाओं से इन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया जो आज तक पूरा नहीं हुआ। महिलाओं को इन्होंने उज्ज्वला योजना का लुभावना दिया, वो देखिए क्या स्थिति है। सैनिक भर्ती इन्होंने कही, 2018 से आज तक भर्तियां नहीं हुई। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही तो 3 काले कानून ये लेके आए, 600 से ज्यादा किसानों को शहादत देनी पड़ी। ईआरसीपी के अंदर किसानों की जहां आय दुगनी हो सकती थी, पूर्वी राजस्थान के किसानों की किसानी बढ़िया हो सकती थी, वो समृद्ध हो सके थे, इन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं करी। इसके अलावा आज देखिए स्थिति क्या है, देश में 24 साल की मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रेट देखेंगे 24 साल में 15% हो गई है। इस देश में अगर देखा जाए तो -7% गया है जीडीपी। और आप बात करते हैं कि आप देश को आगे लेके जाएंगे, मोदी जी कौन कौन सी बातें आप कहलवाएंगे। आप ये देखिए कि देश में महंगाई किस जगह जा रही है। 250 रुपए में आप गैस का सिलेंडर देना चाह रहे थे, 1000 रुपए से ऊपर हो गया है। पिछले 1.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इनके प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी इस राजस्थान में घूम रहे थे। इनको दिखा कि जब गहलोत साहब ने 2022 का ऐतिहासिक बजट दिया है तब इनको यह समझ में आ चुका था कि राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी की कोई पैठ है नहीं, तो हम क्या करें। सांप्रदायिक दंगे भड़काने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें भी कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जी का कुशल प्रशासन था, दंगाई भड़क नहीं पाए, 151 लगा के भड़क नहीं पाए। अगर पूरी बात की, चाहे करौली हो, चाहे राजगढ़ हो, चाहे अलवर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, हर जगह इन्होंने यही प्रयास किया है। तो ये डांट फटकार के लिए चिंतन शिविर हो रहा है कि राजस्थान में कर क्या रहे हो, राजस्थान में सरकार आएगी कैसे। वसुंधरा जी कल पहुंची थी, उससे पहले तो आपका कोर कमेटी की वर्किंग हो जाती है, उसके बाद दोबारा फोटो सेशन करने के लिए आप निकलते हो और आप बात करते हो तो कि ये आप तो कांग्रेस के लिए भरत जी एक बार बताइए, ये इनका इंटरनल मामला है, उसमें कांग्रेस को क्यों तकलीफ है? एक बार बुलाएं, 2 बार बुलाएं, वसुंधरा जी 40 मिनट लेट आए, नहीं आए, पहले आके बैठ गए। वसुंधरा जी की बात में एक बात के ऊपर कह दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपने राजस्थान की जनता के लिए किया क्या है। इस राजस्थान की जनता ने आपको 25 सांसद भेजे थे, जीएसटी का पैसा आपने अभी तक नहीं दिया। कोरोना की बात आती है, भीलवाड़ा कोरोना का टॉप मॉडल था। प्रधानमंत्री जी आपने यहाँ पे ऑक्सीजन तक नहीं दिया है। वैक्सीनेशन की बात आती है तो वैक्सीनेशन पैसे में दे रहे थे आप। ये मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने यहाँ पहले फ्री करा। 5% जीएसटी अजीब आदमी हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने जब कहा है, जब राजस्थान पहला राज्य था जिसने फ्री किया, और आपके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने कहा था कि 5% जीएसटी तो मत लो, कम से कम 5% जीएसटी तो मत लो, तब जाके उन्होंने सुना था एक्सपोर्ट करते हो आप एक्सपोर्ट करते हो की जनता को। रघु शर्मा जी भीलवाड़ा टॉप मॉडल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, चाहे युवा हो चाहे महिला हो। लेकिन इस तरह से लगा भरत जी चलिए, आप लोगों के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर बीजेपी के पास में कुछ नहीं है तो आपके पास में समय भी है, आपके पास में ताकत भी है, जनता के बीच जाइए। बिल्कुल, हम जो एजेंडा आप लोग लेके जा रहे हैं उसमें होगा ये सब कुछ है कि हाँ देखिए मोदी जी ने ये वादे किए थे पूरे नहीं हुए। देखिए अभी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट 2022 में जो योजनाएं देखी है, आप देखिए एनएफएसए लागू किया। मोदी जी को कई बार उन्होंने चिट्ठी लिखी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कई लोग ऐसे हैं जिनको गेहूं मिलना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया। 40 लाख लोगों के लिए अभी गेहूं के लिए योजना चालू की गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लागू की गई। इन्हीं के प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समिति ने इस योजना को शाबाशी दी है कि ऐसे हर देश में होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए। ओपीएस स्कीम ये देश है पहला, ओपीएस स्कीम। यही एक प्रदेश ऐसा है जिसने नकल विरोधी कानून को लागू किया गया, यही एक प्रदेश ऐसा है, यही एक प्रदेश ऐसा है। लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे। इनके क्या मुख्यमंत्री जी की आवाज कांग्रेस जन जन में बसी है, ये जानते हैं। भरत जी मैं वापस आऊंगा। दशरथ हमारे साथ में। दशरथ, दोनों को आपने सुना है और राजस्थान की धड़ा आने वाले दिनों के लिए जहां भी चर्चा होगी तो कोई ना कोई कहेगा, चाहे नड्डा जी हो, चाहे राहुल गांधी जी या सोनिया जी हो या दूसरे नेता हो, कहेंगे कि हमने उदयपुर में, वो राजस्थान उसके पृष्ठभूमि में आएगा, हमने जयपुर में ये तय किया।
तो निश्चित रूप से एक बड़ी कवायद जो आगे की दिखाई दे रही है। बेशक 3 महीने के अंदर मीटिंग होती होगी बीजेपी की, जैसा अभी बता रहे हैं। और हाँ, इनके एजेंडे में भी है कि पहले बीजेपी के राष्ट्रीय समिति की बैठक होगी, फिर प्रदेश होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, फिर ब्लॉक तक होगी। पता नहीं नीचे तो जाती है नहीं जाती है, लेकिन हाँ तक होती है, ऊपर तक की बात कही जाती है। तो ये जो कवायद है, कुछ लोगों का ये कहना है कि चुनाव से पहले इतनी तत्परता दिखा रहे हैं राजनीतिक दल। मुद्दे तो बहुत सारे कुछ हैं, क्योंकि कवायद बेशक कोई ये मना करें चाहे ये मना करे, सबको मालूम है कि इसके पीछे वोट की राजनीति है। जनता के मुद्दे तो बहुत सारे हैं। क्या उनका लगता है आपको कि उन सब चीजों पे भी चर्चा होती है? अगर चर्चा होती भी हो, मैं एक बार के लिए मान लेता हूं, लेकिन बाहर कितना दिखाई देता है वो धरने, प्रदर्शन और हल्ला तक बस। देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें बीजेपी या कांग्रेस की, तो बीजेपी को 2023 का चुनाव राजस्थान का दिख रहा है और कांग्रेस को 2024 का आम चुनाव है, उसमें कांग्रेस चाहती है कि देश में एक बार वो 10 वर्ष का वनवास काट के वापस सत्ता में लौटे। दरअसल मुद्दा ये है कि दोनों ही पार्टी के लिए जनहित के जो मुद्दे हैं वो गौण है। खासतौर तौर पे इस वक्त महंगाई 118 रुपए 19 रुपए पेट्रोल आपने देखा होगा, रसोई गैस के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रदेश में इन दिनों आपने एक हवा देखी पिछले 1.5 से 2 महीनों में, दंगे जगह जगह भड़के। दंगों की वजह से आज गांव में बैठा आदमी चर्चा करता है हिंदू मुस्लिम की, दंगों की, इन तमाम चीजों की चर्चा करता है। लेकिन जो असल मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं ध्यान हटाया जा रहा है या लोगों का हटा है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट देंगे, देश जब आजाद हुआ था मुस्लिमों के नाम पे एक राष्ट्र बना दिया गया पाकिस्तान, हिंदुस्तान में तमाम लोग रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा हालात खराब है पाकिस्तान में। कोई भी राष्ट्र अगर एक धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम से बता तो हालात अच्छे नहीं होंगे। लेकिन इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि वोट पाए जा सकते हैं, एक जरिया है, इससे हम अपना लेंगे तो फिर ऐसे मिल जाएगा, सॉफ्ट हिंदुत्व का टारगेट हो जाएगा। कांग्रेस का अलग एजेंडा है कि इनको नहीं पकड़ेंगे तो ये छोड़ के भाग जाएंगे। तो कुल मिलाकर असल जो मुद्दे हैं उससे दोनों पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात केजरीवाल दिल्ली में मॉडल लेके आए फ्री का, जो आज लागू कर दिया, तो पंजाब में लागू लगातार कर रहे हैं। उनका टारगेट अब की राजस्थान है, राजस्थान को एनसीआर के नजदीक है, इसको टारगेट करो। वो लगातार उनके नेता यहाँ दौरे कर रहे हैं कि हाँ ये फ्री कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन उस फ्री के करने से पीछे कितने लोग परेशान होंगे, क्योंकि देश में लोग जिस प्रकार से सफर करते हैं, सब्सिडी उनको मिल नहीं पाती, या कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करने वाले, उनका क्या होगा। आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, सरकारी जो सर्वेंट होता है, जॉब में होते हैं, उनके टीएडी बढ़ते हैं, लेकिन जो प्राइवेट जॉब में काम करता है उसकी हालत क्या होगी। लेकिन इनको इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस का सीधा सा टारगेट है कि राजस्थान में रिपीट कैसे की जाए सरकार, और देश में 10 साल का जो वनवास वो काट रहे हैं 2024 में वो कैसे है। बीजेपी ये चाहती है कि राजस्थान में सरकार बनानी है, और बीजेपी को ये पता है कि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था 25 की 25 सीटें राजस्थान को मिली थी। ऐसे में बीजेपी की राष्ट्रीय इकाई को पता है कि राजस्थान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के चलते राजस्थान में ये शिविर लगाया गया, जिसको महामंथन नाम दिया जा रहा है, कार्य समिति नाम दिया जा रहा है। इसमें अलग अलग भाषण दिए जाएंगे, और खास तौर पर मुझे लगता है इस पूरे महामंथन में मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर मंथन होगा, और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इनको टारगेट दिया जाएगा कि जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाया जाए, लोगों के दिमाग में चीजें डाली जाए कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, उसका इम्पैक्ट 2023 और 2024 में आए। बिल्कुल निश्चित रूप से वही सब कवायद होती है कि हम कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मजबूत कर सकें। दोनों ही पार्टियां, एक बात तो कॉमन है कि बूथ पर मजबूती कैसे आ सकती है, और बात भी सही है कि अगर आपके बूथ पे कोई वर्कर नहीं है और वो मजबूत नहीं है तो आपकी कड़ी बहुत कमजोर है। जहां से आप राजनीति शुरू करना चाहते हैं, ऊपर तक पहुंचने के लिए आपका बूथ मजबूत होना चाहिए, वोट वहीं डलते हैं, और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां कर भी रही होंगी। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे प्रजापत जी, 2 बातें। एक तो आपके इसमें अरुण सिंह जी ने एक दिन पहले ब्रीफिंग में कहा कि वर्तमान स्थितियों पे हम चर्चा करेंगे, देश में वर्तमान जो स्थितियां चल रही हैं उन पे चर्चा करेंगे। एक दूसरा, फ्लैगशिप योजनाएं, अगर राजस्थान में चुनाव लड़ना है तो पूर्ववर्ती आपकी सरकारें उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? क्या भरोसा नहीं रहा कि हाँ उस सरकारों ने भी कोई काम किया हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे भैरव सिंह शेखावत हो। मैं किसी पार्टी के नेता के मुंह से नहीं सुनता, न आपकी पार्टी के एजेंडे में कभी मैंने देखा कि हाँ वसुंधरा राजे गवर्नमेंट ने ये किया, बहुत सारी चीजें अच्छी भी की होंगी, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता। क्या भरोसा नहीं है केवल बस एक मोदी साहब जो कर रहे हैं उसी पे चलना आगे राज्यों में भी? नहीं योगी जी, ये ऐसा नहीं है।
हम सब पे चर्चा करते हैं और हम बताते हैं वसुंधरा जी ने 1 लाख भर्ती जो रीट की पेपर आज तक पेपर नहीं करा पाए और हमने 1 लाख भर्तियां की है हमारी सरकार ने। वसुंधरा जी ने दी थी शिक्षकों की भर्ती 1 लाख, जो इतिहास है राजस्थान के अंदर। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चर्चा करते हैं, जो योजनाएं, बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं। जो हमारी योजना है वो जन जन तक पहुंचे और उनका सही तरीके से नीचे लाभ मिले उनको, लोगों को, और उनको हम लोग उसके लिए शिक्षित भी करते हैं। तीसरी चीज, चुनाव जो आप कह रहे थे, बिल्कुल हम राजनीतिक पार्टी हैं और चुनाव एक उसका हिस्सा है हमारा और हमको चुनाव लड़ना। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए केवल चुनाव आएंगे जब भी हम जनता के बीच में जाएं, ऐसी पार्टी नहीं है। जब भी हम कार्यकर्ताओं को पूछे, ऐसी पार्टी नहीं है। हम कार्यकर्ता का संवाद जो है वो समय समय पे होता रहना चाहिए, इसलिए ऐसी हम लोग बैठकें जो है राष्ट्रीय की, प्रदेश की और मंडल की करते हैं। हम बूथ को मजबूत करने की बात करते हैं, हम पन्ना प्रमुख बनाने की बात करते हैं, पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे उसकी बात करते हैं। एक परिवार को स्टेब्लिश करने की बात नहीं करते। आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर इनका जो चिंतन शिविर हुआ था, उसमें कहा कि 50 साल से कम के लोगों को लिया जाना चाहिए और जो इनके एक परिवार एक टिकट की बात होनी चाहिए। लेकिन वो सिर्फ कार्यकर्ताओं तक ही लागू रहेगा, एक परिवार के लागू नहीं रहेगा। आप बताइए, क्या सोनिया गांधी जी के परिवार में प्रियंका जी को टिकट नहीं मिलेगा? राहुल गांधी जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को भी मिलेगा। और एक ही चीज जो सुनिए, अरे सुनिए आप, अभी तो इनका एक ही चीज है कि किस तरीके से वापस राहुल गांधी जी का राज तिलक किया जाए। ये नेता और इनकी चापलूसी में जनता से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ एक परिवार से। अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की करते हैं। इसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि आपकी बात से भी और भरत जी की बात से भी कि आप लोगों की चाहे चिंतन हो, चाहे मंथन हो, चाहे संकल्प शिविर हो, कुछ भी हो, ज्यादातर चर्चाएं मुझे लग रहा है सामने वाले दल को देते हैं आप लोग। नहीं, वहां वही नहीं, हम उन्हीं के जाता है। हम उसी जो ये इन्होंने अभी कहा है, मैं तो उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने जो हमारे यहाँ चर्चा होगी वो मैंने आपको बता दी। बूथ की होगी, पन्ना प्रमुख की होगी, राष्ट्र में किस तरीके से हम लोग अपनी नई योजनाएं हम लोग बनाए। और बिल्कुल निश्चित, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल मना ही नहीं कर रहा हूं कि अगर चुनाव आएंगे 2023 में तो उसकी भी हमको तैयारी करनी है। तो वो तैयारी एक साथ थोड़ी होगी, वो उसकी भी तैयारी करनी है, कार्यकर्ताओं को उसके लिए तैयार करना है, बूथ कमेटियां बनानी है, पन्ना प्रमुख बनाना है। तो सब पे चर्चा हम सिर्फ संगठन पे चर्चा करेंगे। इनके जैसे सुबह से शाम तक की अगर अशोक गहलोत जी को भूख नहीं लगे तो बीजेपी में परेशानी, सचिन पायलट जी अगर दिल्ली चले जाए तो बीजेपी की समस्या, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सचिन पायलट जी मिलने तो इनको समस्या। इनको एक राजस्थानी में कहावत होगी जी, जो कहते हैं कि डूंगर बढ़ती हो तो दिखे लेकिन पगा बढ़ती कौन दिखे। इनके खुद की कांग्रेस की स्थितियां, परिस्थितियां नहीं दिख रही। आज राजस्थान की जनता जो है त्रास्त है हर तरीके से, वो नहीं दिख रहा। यहाँ के जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है, राजस्थान की गृह मंत्री है। और उसके बाद भी अगर कोई बात होगी तो नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार। अरे राजस्थान अगर आपसे नहीं चल रहा है और आप नहीं संभाल पा रहे हो तो दे दो, फिर कहते रहना कि नरेंद्र मोदी जिम्मेदार, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। ये सब चीजें, आप मुख्यमंत्री हो, मुखिया हो इस राजस्थान की स्टेट, आप अगर राष्ट्र में नहीं कर सकते कोई चीज को, लेकिन ये यहाँ के तो मुखिया हो, यहाँ की चाबी तो आपके हाथ में, यहाँ तो बदलाव करो। चलिए, समय का मैं जवाब दिलवाता हूँ अब आपको। भरत जी, आपने सुना, सीधे आरोप है आप पे। बिल्कुल केश जी, देखिए इनका काम यही आरोप लगाना। लेकिन मैं मदन जी से पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी फ्लैगशिप योजना है जो आप जन जन तक पहुंचाएंगे? किसी एक योजना का नाम बता दीजिए जो आपने धरातल पर बहुत सही तरीके से दे दी हो। चाहे वो उज्ज्वला योजना का नाम ले लीजिए, चाहे जनधन खातों का नाम ले लीजिए। ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे बता रहे हो। उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में बता रहा हूँ मैं, जिस योजना को धरातल तक नहीं लेके गए आप। उसी का आशीर्वाद दिया है आपको, हर प्रदेश में उसी का आशीर्वाद दिया है। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं कर सकते। आपने यहाँ कोशिश की थी, आपने यहाँ कोशिश की थी, आपने यहाँ कोशिश की थी कि हम किस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति करें, लेकिन आप यहाँ पे कोशिश नहीं कर पाए। राजस्थान के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। आप बात करते हैं हमारे नव संकल्प चिंतन शिविर की। हमारे नव संकल्प चिंतन शिविर में आपको शायद पता नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कि 3 दिन पहले हमारे यहाँ एक प्रेस नोट भी निकल चुका है कि 50 साल से कम और 50 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का एक सामंजस्य बनाकर वापस से जिला कार्यकारिणी बनाई जाए। जी, सचिन पायलट जी के पास तो पूरा इंसाफ है। आप ये बता दीजिए कि राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपका सीएम चेहरा है, या फिर आपकी वसुंधरा जी सीएम चेहरा है, या आपके राजेंद्र राठौड़ जी भंडार नहीं है, योग्यता का भंडार है। मोदी के अलावा आपके पास कोई विचारधारा नहीं है। आप धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये राजस्थान है, ये वीरों की भूमि है, ये मारवाड़ की भूमि है। यहाँ काम के नाम पर वोट मिलता है, धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलता। आपने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की आपने। उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। आप इस लोकतांत्रिक
देश को तोड़ना चाहते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। कौन कहा संविधान की बात? उड़ा ही ना, न्यायपालिका पे आपको इमरजेंसी लगाने वाले संविधान की बात है, पत्रकार ने भी कह दिया, उस पत्रकार को अरेस्ट कराने की बात कर रहे हो आप। पत्रकार, मैं आपको बताता हूँ, टोटल 180 में से 150 नंबर पे आए पत्रकार। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ओ माय गॉड, ब्रिटेन में पत्रकारों को अंदर सवाल नहीं। अरे आप प्रधानमंत्री जी से ये कह दीजिएगा एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ले, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ले पत्रकार जी। क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री जी? हमने तो कभी नहीं देखा। 150 नंबर पे आया था, 150 नंबर पे आया था, हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा मोदी जी को मित्रों करते हुए। तो केवल टीवी पे आज तक कभी पत्रकारों के जवाब देते हमने नहीं देखा। 150 नंबर पे है, अगर देख लीजिएगा 1 साल का 150 नंबर पे है, झोला लेके निकल जाएंगे किसी दिन और इस देश की हालत श्रीलंका जैसे कर देंगे। जनता तो नकारने वाली है, राहुल गांधी को नकारने वाली है। और इन्हें पता है कि राहुल गांधी जी ऐसे एक नेता है जिन्होंने रफाल पे, कोरोना पे, पटेल छोड़ गए, हर चीज पे जो कांग्रेस की विचारधारा से परिवार क्या है? ये वही गांधी परिवार है जिसने देश की आजादी की शहादत दी है। आप जैसे अंग्रेजों की गुलामी नहीं है, आप जैसे अंग्रेजों की गुलामी करने वालों को 40 बार माफी मांगी थी, 40 बार 40 बार गांधी जी की मृत्यु करने वालों को नमन करते हो, उसमें कभी राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं आएगा। आज जिस भगवे का नाम लेते हैं वो भगवा उस तिरंगे में भी आता है और 3 रंगों से बनता है तिरंगा, जिसमें भगवा भी आता है और हरा भी आता है। आप क्या समझेंगे? आप इस देश को धर्म के नाम पे गिराना चाहते हैं, लेकिन ये देश कभी नहीं हो सकता। चीन को तो अंदर बढ़ा दिया, चीन को अंदर बढ़ा दिया, आपको होश नहीं है। ये तो राहुल गांधी जी थे जिन्होंने बता दिया कि चीन अंदर घुस रहा है। हर जगह धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हो पाएगी। आप अगर ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति कर ले, आपके पास योजनाएं है ही नहीं जो आप धरातल पर लेके जनता को बताएंगे। आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। पेट्रोल देखिए 118, रसोई गैस देखिए 250 रुपए में दे रहे थे ना, आज 3 रुपए बढ़े। आज 2 लोगों, अंबानी और अडानी विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर से नीचे आ गया है। चलिए, आपने दोनों ने अपनी बात कर ली। मैं एक बार दशरथ के पास में जाना चाहूंगा। तो दशरथ, ये तो तय मान के चले कि आने वाले दिनों में जो सियासी तूफान या पारा जो चढ़ेगा वो केवल और केवल एजेंडा एक ही रहेगा कि हमारी योजनाओं को कुछ हो नहीं हो, सामने वाले की कमजोरियां क्या हैं हम उस पर अटैक ज्यादा करें। क्यों वक्त का एक तकाजा भी यही है, मुझे लग रहा है। केवल बात भारत की नहीं है, दुनिया में भी यही चल रहा है कि अपनी योजना को कम गिनाओ, सामने वाले पर अटैक करते रहो, कुछ ऐसा नुस्खा जनता के बीच में फेंक दो, जनता उसी में उलझी रहे। मूल मुद्दों पे कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। देखिए, निश्चित तौर पे चाहे देश की बात करें, राजस्थान की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, एक दूसरे पर अटैक लगातार किए जाते हैं। जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। जनता के मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान है। क्या विकास के काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, भर्तियां हो रही नहीं हो रही, महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज देश में एक हवा है कि विपक्ष की पार्टी है उस पर अटैक करो, उसकी जो टॉप लीडरशिप है उसको अटैक करो। अटैक से लोगों का ध्यान भ्रमित होगा। इसी प्रकार बीजेपी, कांग्रेस ने 3 दिन का चिंतन करा, लेकिन कांग्रेस के चिंतन के बाद हार्दिक पटेल छोड़ गए। हार्दिक पटेल ने एक बात कही कि बड़ी एक लाइन उन्होंने लिखी अपने ट्वीट में कि दिल्ली से जो नेता आते हैं वो चिकन सैंडविच खाने आते हैं। कहीं ना कहीं तंज उन्होंने कसा कि जो नेता काम करना चाहता है कांग्रेस में उनको कहीं ना कहीं जगह नहीं मिलती। हार्दिक पटेल का एक अलग कैडर था गुजरात में, नहीं संभाल पाए, लगातार कांग्रेस में भी। जबकि कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो डरा धमका के लोगों के मुंह में अपने शब्द ठूंसती है और उसके बाद उनको पार्टी ज्वाइन कराती है। कुल मिलाकर जनता के मुद्दों पर अगर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पे हर वर्ग का फायदा होगा, समाज का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में चाहे राजस्थान की बात करें, देश की बात करें, एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से दशरथ, यही एक सबसे बड़ी विडंबना भी होगी कि खैर राजनीतिक दल हैं, करना चाहिए उन्हें अपने एजेंडे पे काम, लेकिन जनता के मुद्दों को गौर नहीं करना चाहिए। ये मैं बानगी इस वजह से कहूंगा कि आज कोई मुद्दा आप देख लीजिए, धरने, प्रदर्शन, मार्च, कुछ भी हो, यानी कि नेताओं की सभाएं हो, आम पब्लिक का कोई सरोकार नहीं होता उसमें। पहले पब्लिक के मुद्दे, पब्लिक उनके साथ होती थी, वो कोई पार्टी हो,
अगर जनता का मुद्दा उठाए तो जनता जुड़ती नहीं है। उनको मालूम है कि हमारे साथ महज एक छलावा है, 2 घंटे का इनका प्रदर्शन है, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है। सब कांच के महल में बैठे हुए हैं, एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता का जुड़ाव जरूर होना चाहिए, नहीं तो महज एक लोकतंत्र में वोट डालने की एक रस्म अदायगी रहेगी। कि उनको मालूम है कि हमारे मुद्दों से किसी को कोई पता नहीं है। मैं तो रोचक बात मानता हूं कि महंगाई को कोई मुद्दा ही नहीं मानना चाह रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान केंद्र के पाले में, केंद्र राज्यों के पाले में कि नहीं वो जिम्मेदार हैं, ये तो एहसास है कि, लेकिन चलिए जनता खामोश है। इसी जनता ने बहुत कुछ बड़े आंदोलन के रूप में तख्त भी बदल दिए, ताज भी बदल दिए हैं, और नेताओं को समझना चाहिए और समझना चाहिए कि हम जनता की बहुत ज्यादा परीक्षा नहीं लें, उनके मुद्दों को गौण नहीं होने दें, उनको केंद्र बिंदु रखें। तो मुझे लगता है कि राजनीति की सार्थकता रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, हम और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।